हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज उसी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक ऐसे सवाल पे हम आज पहुंच गए हैं कि वो सवाल जो होते हैं ना वो शाब्दिक होते हैं, और शाब्दिक से पहले उनको हमें क्या करना, गणितीय रूप में देना पड़ता है। गणितीय रूप देने के बाद तब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज चलो हम इसी को सीखते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि इसमें किस प्रकार प्रतिस्थापन समीकरण को सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन समीकरण की क्या प्रक्रिया होती है। तो उसके जस्ट आगे से आज हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन समीकरण में जो हमारे शाब्दिक होते हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोगी वाले प्रश्न होते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तकनीक होगी, कुछ नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे। अगर उन नियम और सिद्धांत को हम समझ गए तो समझ लो ये सवाल हमारे एकदम मक्खन होने वाले, एकदम आसान होने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले दबा दो बढ़िया से लाइक, जोरदार लाइक दबा दो। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दो, जरूर से जरूर कर दो, हाँ, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये भी बताओ कि जिस टॉपिक्स पे आपको दिक्कत हो उस वो टॉपिक हमको बताओ, और उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो तैयार किया जाएगा और आपको तुरंत वो टॉपिक्स बता दिया जाएगा। एक चीज और हम अगर आपको बताएं तो थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करिए कि जैसे अब हमारा बोर्ड जो एग्जाम है, जो बोर्ड का एग्जाम है, ये एग्जाम हमारा क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ये एग्जाम हमारा कैसा आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो अगर ये एग्जाम हमारा नजदीक आ रहा है तो इस पे हम करना क्या चाहेंगे, अपनी तैयारी को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तैयारी क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अगर तैयारी हमें मजबूत करना तो कैसे मजबूत करना है, हमें तैयारी करना सिलेबस पे ध्यान पे, सिलेबस को ध्यान में देते हुए हमें क्या करना है, इस तैयारी को अच्छा करना है। तो अगर हम बात करें सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आपको जो मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल स्किल टॉपर्स क्लासेज में। सभी सिलेबस जो हैं आपके इस क्लासेज में, यानी इस कोचिंग में, इस यूट्यूब चैनल में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब ये जो सिलेबस है आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो सिलेबस पूरा आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उस चैनल में पूरा क्या कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो आपको ये चैनल मिलेगा कहाँ से, ये जो चैनल है ये मिलेगा कहाँ से, तो ये चैनल जो बच्चों मिलेगा आपको इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। आप उस पर टच करना और सीधा आप उसी चैनल में जा करके जुड़ जाएंगे और आप उसको फॉलो कर लीजिए। अच्छा, चैनल में फायदे क्या क्या हैं, तो पहला फायदा इसमें आपको क्या मिलेगा चैनल में जुड़ने से, कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज भेजे जा रहे हैं। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का कौन कौन से उसमें से सवाल इंपॉर्टेंट है वो सवाल आपको भेजे जा रहे हैं इस चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो हमारे लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस पे आपको PYQ मिलेगा। PYQ यानी पिछले साल के जो हमारे प्रश्न हैं, इसके पहले के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्नों की एक सूची बनाई गई है, वो भी चैप्टर वाइज, और वो सूची आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा तो हमारा जो तैयारी करने का प्रोसेस है उसको और फास्ट करना, और हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे बोर्ड के लिए क्या हो, जो हमारे बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हो। हमें सिर्फ उसी को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। तो चलो आज की हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। दो चर का रैखिक समीकरण है, दैनिक जीवन में उपयोगी वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है पहले देख लेते हैं। तो इन सब के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा हो गई थी पिछली वीडियो में, और इन सब सवालों को भी सॉल्व कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये जो हमारे दैनिक जीवन में आने रैखिक समीकरण का युग्म है, और उन्हें फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास 6 प्रश्न है, और आज इन 6 प्रश्नों को हम क्या करते हैं,
खत्म करते हैं, बाय बाय टाटा करते हैं। और याद रखना इसमें कि एक सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, अर्थात ये हमारे लिए क्या बच्चों, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारे लिए क्या होने वाला, इम्पोर्टेंट। ये चीज याद रखना, तो ध्यान पूर्वक देखना। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। तो सवाल करने से पहले सबसे पहले आज हम सीखेंगे अनुवाद। क्या सीखेंगे बच्चों, अनुवाद सीखेंगे। अब हमसे पढ़ रहे हो तो हमारा अलग तरीके का पढ़ाने का है, और अलग पढ़ेंगे तभी तो दुनिया में सबसे अलग आएंगे, तभी तो हम टॉप करेंगे। तो अनुवाद की अगर बात करें तो हम आज मैथ में अनुवाद करें। कहो सर जी मैथ में अनुवाद कैसे होगा, अनुवाद ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में होता है, मैथ में कैसे अनुवाद करना है। तो मैथ में अनुवाद हम बता रहे हैं ना, बस आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अनुवाद कैसे होगा, इसमें बहुत शब्द लिखे रहेंगे, जहां पर लिखा जाएगा जोड़ने पर। अगर हिंदी में लिखा है जोड़ने पर तो तुमको इसका अनुवाद करना है प्लस लगाकर, या ना मैथ में अनुवाद। अगर हिंदी में लिखा है घटाने पर, हिंदी में लिखा है घटाने पर, तो तुमको इसका अनुवाद करना है माइनस लगाकर। अगर हिंदी में लिखा है योग, हिंदी में लिखा है योग, तो इनको तुमको करना पड़ेगा, इनको तुमको करना पड़ेगा जोड़ लगा करके अनुवाद। अगर हिंदी में लिखा है अंतर, तो इसका अनुवाद तुमको करना पड़ेगा घटाने का चिन्ह लगा करके, माइनस का चिन्ह लगा करके। तो अभी तो ये तो सिंपल सिंपल है, ये तो हमने जान लिया। जोड़ घटाना गुणा भाग ये कैसे हमें लगाना, जोड़ने पर तो जोड़, घटाने पर घटाना, योग पर प्लस, अंतर पे माइनस। अब बात करते थोड़ा सा और अनुवाद की बात करते हैं। अगर लिखा है गुणा, अगर लिखा है गुणा, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगर लिखा है गुणा तो हमको लगाना पड़ेगा गुणा का सिंबल। अगर लिखा है भाग तो हमको सवाल में लगाना पड़ेगा भाग, यानी इसका अनुवाद करना है भाग पे। तो ये थोड़ा सा अनुवाद याद रखना। अगर लिखा रहेगा कि अधिक है, अगर अधिक लिखा है तो अधिक वाले में भी हमें प्लस लगाना है। अगर कम लिखा है तो कम वाले पे हमें क्या लगाना है, माइनस में अनुवाद करना है। तो ये अनुवाद अगर करना सीख गए तो समझ लो कि हम इन सवालों को करना सीख गए। चल थोड़ा सा हम अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, अनुवाद करना। अब देखेंगे इसका दूसरा नियम, और दूसरा नियम है जिसका कहना क्या है, उसका कहना है मान लो का नियम। उसका कहना क्या है, मान लो का नियम। कैसे मानना होगा, सवाल को देख करके, सवाल को देख करके कि सवाल उससे पूछ क्या रहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल की, यानी सवाल जो है हमारा, उसमें प्रश्न क्या कह रहा है, उसका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, यानी उसकी मांग क्या है। और उसकी मांग अगर हम जान गए, और जैसे उसकी मांग जान गए तो हम उसमें मान लेंगे, जो मांग रहा जो हल करवा रहा उसी को मान लेंगे। तो मानेंगे कैसे, लिखेंगे माना। और उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, जैसे कह दिया सवाल में, जैसे सवाल में कह दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो इसमें कह रहा दो संख्याओं का अंतर, कितनी संख्या, दो, तो यही को मान लो। दो संख्या का मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना हम मान लिए, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या हम क्या मान लिए, दूसरी संख्या हमने मान लिया y। दो संख्या पूछ रहा, दो संख्या हमने मान लिया। कैसे सीखते हैं, चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि हमें करना कैसे। जैसे अब देखो, अब वो अनुवाद याद रखना, उसी अनुवाद पे ये पूरा का पूरा सवाल टिका हुआ, उसी अनुवाद पे। अगर अनुवाद करना सीख गए तो ये सवाल तो एकदम मक्खन है, ये सवाल एकदम सरल है और इसको हम कर सकते हैं। चलो सवाल करते हैं। सवाल लिखा क्या है, सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल लिखा क्या है,
दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हमने पहले क्या बताया? अनुवाद करना है। अनुवाद करने के बाद हमें कौन सा नियम चलना है? मान लो का नियम चलना है। कौन सा नियम? मान लो का नियम। तो मान लो का कहता क्या है कि जो इसमें सवाल पूछ रहा है उसी का बच्चों क्या करना है? उसी को हमें मान लेना है। जो पूछ रहा है उसी को मान लो। पूछ क्या रहा है? उन्हें ज्ञात करो। किन्हें ज्ञात करना है? संख्या को ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना। लिखेंगे क्या? माना। अच्छा, पेन नहीं चेंज किए। जो पूछ रहा है उसी को लिखेंगे माना। क्या मानना है हमें? मानना है कितनी संख्या है पूछ रहा है? उन्हें, यानी दो संख्या। तो अगर दो संख्या पूछ रहा है तो उसमें होगी एक पहली संख्या। माना पहली संख्या। हमने बताया पहली संख्या हम क्या मानेंगे? हमने बताया पहली संख्या हम क्या मानेंगे? सदैव यक्स मानो, कंफ्यूजन न रखो। हम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यक्स लेके चलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन अगर हम रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। हम कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, ये चीज याद रखो। तो पहली संख्या हमने माना यक्स, और फिर उसके बाद हम मान लेंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे? y। तो पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या हमने y माना। अब यहां पर लिख डालो प्रश्नानुसार। यहां पर क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं, एक संख्या क्या है? यक्स। एक संख्या क्या है बच्चों? यक्स है। और दूसरी संख्या क्या है? y। अंतर पूछ रहा है। अंतर, अंतर के लिए हम क्या लगाते हैं? घटाना। दोनों में अंतर कर दो, घटा दो, और इसका आंसर कितना आता है? 26। हम नहीं, सवाल कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है तो अंतर में माइनस लगता है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। यही हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगर समीकरण नंबर 1 बना लियो तो लाइक जरूर कर दो, अच्छे से अगर समझ में आया हो तो बढ़िया। चलो दूसरा देखते हैं। फिर लिखेंगे क्या? पुनः प्रश्नानुसार। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा? एक संख्या तो एक संख्या लिख लो, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या लिख लो। एक संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या हमने y माना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो ये पहली वाली संख्या दूसरे के 3 गुना, यानी 3 गुना ये ज्यादा है। हम यहाँ पे बराबर लगा दिए। अब इस ये 3 गुना ज्यादा, तो ये ज्यादा भारी है, ये हल्का है, तो ये क्या है? ऊपर है। तो इसको भारी करने के लिए 3 गुना पहले से ज्यादा है, 3 गुना पहले से कम है, तो 3 का इसमें हमने गुणा करा दिया। x बराबर 3y। पक्षांतर का नियम लगा दो। x माइनस 3y बराबर, इधर क्या बच गया? 0। समीकरण नंबर 2, क्योंकि सब उधर चला गया तो इधर 0 बचा। कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0। तो चलो अब घटाएंगे। अब घटाएंगे कैसे? सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण ए व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, चलो हल करते हैं। हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो अगर हम हल करेंगे तो पहले एक लिख लो। एक लिखा x माइनस वाई बराबर 26, और दूसरा लिखा x माइनस 3y बराबर 0। तो हम पहले प्रतिस्थापन में क्या देखे थे? प्रतिस्थापन के नियम में हमने क्या देखा था कि प्रतिस्थापन का नियम जो हमारा होता है उससे हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से, उसमें हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से हमें एक का मान निकालना होता है और दूसरे में रख देते हैं। तो x माइनस वाई लिखा है 26, तो अगर x का मान निकालेंगे तो 26 प्लस क्या हो गया? y। अब इस x का मान खूब अच्छे सीखे हो प्रतिस्थापन समीकरण। समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दो तो यक्स बराबर क्या हो गया, यक्स, पहले दूसरा समीकरण लिख लो, पहले दूसरा समीकरण लिख लो, क्या कह रहा है, यक्स माइनस 3y बराबर 0, यक्स की वैल्यू कितनी है 26 प्लस वाई, यक्स के जगह पर रख दिए, माइनस लगा दो, 3y लिखा 3y लिख दो बराबर 0, तो 26 प्लस वाई में से यहाँ पर देखो घटाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस 3y में से एक वाई घट गया, कितना आया 2y बराबर 0, तो माइनस 2y बराबर ये 26 है, इधर 0 पहले से, ये प्लस है, उधर गया माइनस 26, तो माइनस 2y बराबर माइनस 26, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 26/2, गुणा में भाग में गया तो y काट दिए, तो y का मान आ गया 13, y का मान कितना आ गया 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी फिर से हम रख देंगे, तो प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है यक्स माइनस वाई बराबर 26। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ चलो सॉल्व करते हैं, तो यक्स माइनस 26 है, तो यक्स माइनस वाई बराबर 26, तो वाई का मान कितना निकालो 13, यक्स माइनस 13 बराबर 26, तो यक्स बराबर 26 प्लस 13, माइनस उधर गया प्लस में, तो यक्स बराबर 26 में 13 जोड़ो आएगा 39। अतः लिखेंगे, अतः पहली संख्या, पहली संख्या क्या मानो यक्स, यक्स का मान कितना आया 39, और फिर उसके बाद लिखो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या माने वाई, वाई का मान कितना आया 13, और यही दोनों हमारे क्या आंसर। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बने रहो, डेली ऐसे वीडियो आते रहेंगे, मैथ हम कंप्लीट कर देंगे पूरा। चलो लाइक कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं, दो समपूरक कोण, चलो अब दूसरे सवाल, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कितने संपूरक कोण है दो, अगर दो संपूरक कोण है यानी इसमें भी हमें पहला क्या चलना, पहला कौन सा नियम, मान लो का नियम, पहला मान लो का नियम क्या कहता है, मान लो का नियम कहता है माना पहला, पहला कोण, माना पहला कोण, तो पहले कोण को हमने मान लिया यक्स अंश, फिर हमने क्या माना दूसरा कोण, या अंश इसलिए लगाए क्योंकि कोण का क्या होता है वो मात्रा, तो दूसरा लगाए हमने वाई अंश, दूसरा मान लिए। अब हमने दोनों को मान लिया, अब हम कहते क्या है, कैसे चलना है प्रश्नानुसार, कैसे चलना है प्रश्नानुसार हमको चलना है। तो प्रश्नानुसार अगर हमको चलना है तो हमारा प्रश्न कहता क्या है कि दो संपूरक कोण, कितने संपूरक कोण है दो, तो हमें पता है कि संपूरक कोण का योगफल, यानी संपूरक कोणों का योगफल जो होता है वो होता है कितना बच्चा 180 अंश। तो दो संपूरक है, तो पहला है हमारा यक्स और दूसरा हमने वाई, और दोनों को जोड़ा तो कितना आया 180, समीकरण 1। समझ में आया, अगर आया तो बता दो यस लिख के। फिर कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बड़ा कोण, बड़ा कोण, यानी हमने दो संपूरक कोण माना तो बड़ा कोण, यानी जो हमारा पहला कोण है, ये वाला जो पहला कोण है इसी को मान लेते ये बड़ा है, और ये वाला क्या है छोटा है।
तो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण हमने लिख दिया x। फिर कह रहा है छोटा कोण, तो छोटा कोण हमने लिख दिया y। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये पहले से 18 अधिक है, तो इसमें हमने 18 जोड़ दिया, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 18। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेंगे x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो चलो हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, लिखा क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 लिखा है हमारा x प्लस वाई बराबर 180, और दूसरा लिखा है x माइनस वाई बराबर 18। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब तो अब क्या करेंगे, पहले समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 180 इधर पहले से लिखा है और y उधर गया तो माइनस वाई हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो तो लिख लो x माइनस वाई बराबर क्या, 18। तो x का मान कितना है, 180 माइनस वाई, और एक इसका माइनस वाई बराबर 18। तो माइनस वाई जुड़ करके कितना हो गया, माइनस 2y बराबर 18। तो माइनस 2y बराबर, इधर 18 है, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस 180। तो माइनस 2y बराबर आया 118। 80 में से 18 घटाओगे तो माइनस आएगा 162। तो y बराबर हो गया माइनस 162 बटे माइनस 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 1 कम 2, और इसको काट दोगे तो आएगा 81। यानी y का मान कितना आ गया, 81 अंश। तो ये y का मान आ गया। अब y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, लिखा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो y का मान कितना है, 81। तो x प्लस 81 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 81। तो x बराबर 180 में से 81 घटाओगे तो आएगा कितना, 99। कितना आएगा, 99। तो x का मान आ गया 99। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण, चाहे बड़ा कोण कहो चाहे पहला कोण x माने हो वो आया 99, और दूसरा कोण क्या माने हो, दूसरा कोण माने हो y। तो y का मान कितना आया है, 81। और यही हमारे क्या है, आंसर है। लिख डालो जल्दी से, और या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, राइटिंग थोड़ा सा तिरछा जा रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलो अब आ जाओ तीसरे सवाल को देखते हैं। एकदम आसान सवाल, देखो क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले। आ जाओ फटाक से, तो सात तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा कोच ने, बल्ला और गेंद।
बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने में खरीदी। अब प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गेंद का मूल ज्ञात करना है। लेकिन पूछ क्या क्या रहा? बल्ला और उसने गेंद खरीदा, पूछ रहा केवल गेंद। तो हम मान लेंगे मान लो के नियम से। पहला हमारा क्या कहता है? माना क्या क्या खरीदा? पहला खरीदा गेंद। तो मान लेंगे गेंद का मूल्य। अच्छा पहले बल्ला है ना। हाँ तो अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक कर देंगे तो सवाल गलत आ सकता है। तो पहले हम लिखेंगे बल्ले का मूल्य। बल्ले का मूल्य बराबर 7 रुपए। और उसके बाद गेंद का मूल्य बराबर, ओ सॉरी, चलो सबसे पहले मान लेते मानों का नियम से। का क्या खरीदा? बल्ला और गेंद। तो लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, तो हम मान लेते हैं इसको यक्स रुपए। और फिर उसके बाद क्या मानेंगे? गेंद का मूल्य। और गेंद का मूल्य इसको मान लेते हैं वाई रुपए, क्योंकि मूल्य है पैसा तो इसका हमें मात्रक लगाना पड़ेगा रुपए। अब प्रश्नानुसार किससे चलेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि बल्ले कितने हैं? 7। अगर एक बल्ले का मूल्य यक्स है तो 7 बल्ले हो जाएगा कितना? 7 यक्स। फिर 6 गेंद है तो अगर एक गेंद का वाई है तो 6 गेंद का हो जाएगा 6 वाई। और दोनों का पैसा जोड़ देते हैं तो कितना देना पड़ता है उसको? 3800 रुपए। समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार क्या आप कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तो यक्स हो जाएगा 3 यक्स। फिर उसके बाद 5 गेंदे यानी यक वाई हो जाएगा 5 वाई। और टोटल उसको देना पड़ा 1750, यानी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? सॉल्व करना है। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण दो को दो को प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 7 यक्स प्लस 6 वाई है बराबर 3800 है। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे यक्स का। तो 7 यक्स बराबर हो गया 3800 माइनस 6 वाई। तो यक्स बराबर हो गया 3800 माइनस 6 वाई बटे 7। अब लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में चलो रख देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है ये, क्या लिखा है? 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750। तो 3 और यक्स की वैल्यू कितनी हम निकालें? जब भी हम इस मान को रखेंगे ब्रैकेट में, है हमारा 3800 माइनस 6 वाई बटे 7, एक प्लस वाई और एक है हमारा बराबर 1750। सॉल्व करेंगे। 3800 में इसका क्या करवा देंगे? गुणा। तो 3 अठे 24 और 3 त्रिकाएं 9 दूई 11 और डबल जीरो यानी 11400 माइनस 3 छक 18 वाई बटे 7 माइनस 5 वाई प्लस है बराबर 1750। अब 11400 माइनस 18 वाई प्लस इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसके नीचे एक लेके 7 पचे
35y और पूरे के एलसीएम आया 7 बराबर 1750। 11,400 माइनस था। यहाँ पे देखो 35 में 18 क्या होगा, घट जाए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आएगा 17y। प्लस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि 35 में प्लस है यानी बड़े वाले में प्लस है। बराबर ये भाग में उधर जाए गुणा में, तो गुणा करा दो। 7 पचे 35, 7 सता 49, 3 52, हासिल 5, 7 एक कम 7 और 7 5 12, 1225 और एक जीरो, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर, इसको घटा दो, जीरो में जीरो गए जीरो, 5 में से जीरो गए 5, 2 में से 4 घटेगा नहीं 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे क्या बचा, एक एक, एक में से गया जीरो और एक में से एक गया जीरो, यानी कितना बचा 850। तो y बराबर हो गया 850 बटे 17। तो y का मान कितना आ गया, 17 पचे 85 यानी 50। यानी y हमने क्या माना, y हमने माना था क्या, y हमने क्या माना था, गेंद का मूल। तो गेंद एक कितने मिल रही है 50 का। अभी निकालना हमका किसका, बल्ले का मूल निकालना है। ठीक, अच्छा गेंद का ही मूल पूछा तो निकाल, इतना ही हमारा आंसर है, इतना ही हमारा क्या है, ये आंसर है, क्योंकि गेंद का मूल। लेकिन हम लिख देंगे अतः, अतः गेंद का मूल्य, क्योंकि बल्ले का पूछा नहीं है, गेंद का मूल्य बराबर कितना आया 50, वो 50 रुपए, 85 नहीं है, 50 रुपए। और यही हमारा क्या प्यारा सा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ चौथे सवाल में, क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए उसका भाड़ा कितना है 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो इसमें दो सवाल में पूछ रहा है क्या क्या, एक पूछ रहा है कि उसका एक नियत भाड़ा और दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये हमें ज्ञात करना, तो चलो इसी को हम मान लेंगे। माना, माना टैक्सी का, टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा हमने मान लिया ₹100। और फिर क्या कह रहा है, टैक्सी का, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा हमने मान लिया ₹Y। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर हम चलेंगे, तो प्रश्नानुसार हम चले तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक नगर टैक्सी से भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता। अगर वो 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि उसका एक सम्मिलित भार, मान लेते हैं कि अगर वो व्यक्ति यहां से चला और यहां तक का उसका एक नियत फिक्स है, एक फिक्स है, यहां से यहां तक का एक क्या फिक्स है, लेकिन इसके आगे भी जा रहा तो उसमें अतिरिक्त भाड़ा लग जा रहा। तो ये जो तो एक्स फिक्स है, लेकिन जो आगे गया उसे वाई का गुणा करवा के जोड़ देंगे और टोटल वैल्यू निकल आता। तो 10 किलोमीटर गया तो उसका नियत वाला तो फिक्स है, यानी एक्स तो फिक्स है, लेकिन उसमें क्या कितना अतिरिक्त गया 10 किलोमीटर और 10 वाई, और जितना इसने टोटल इसका पैसा हुआ वो कितना हुआ 105 रुपए। समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार फिर क्या कह रहा, अब वो 15 किलोमीटर जा रहा, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो अगर वो 15 किलोमीटर, तो यक्स तो किलोमीटर गया ना, तो यक्स का तो भाड़ा देना होगा प्लस, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर और गया तो हो गया 15y। अब कितना देना पड़ा 155। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर डालो।
समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो चलो पहला लिखा है यक्स प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ से निकाल लो यक्स का मान, यक्स बराबर हो गया 105 माइनस 10y। अब इस यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 15y बराबर 155। तो यक्स का मान आया है 105 माइनस 10y, और इधर है पहले से 15y और है 155। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 105 पहले है और ये प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, यानी प्लस 5y और उधर है 155। तो 5y बराबर 155, ये उधर जाएगा माइनस 105 होगा। तो 5y बराबर 155 में से 105 घट जाएगा तो बचेगा 50। तो y बराबर आ जाएगा 50/5, काट देंगे तो y का मान आ जाएगा कितना, 15 यानी y का मान आ गया 10, यानी अतिरिक्त भाड़ा उसको प्रति किलोमीटर 10 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक, तो अतः हम लिखेंगे, अभी y का मान हो गया ना, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 है हमारा यक्स प्लस 155, यक्स प्लस 15y बराबर 155। तो यक्स प्लस 15 गुणे 10 बराबर 155। तो यक्स प्लस 150 बराबर 155। तो यक्स बराबर 155 माइनस 150। तो यक्स बराबर घटा दिए, कितना आ गया 5, यानी उतने का कितना ले रहा है वो 5 रुपए। यानी अतः हम लिखेंगे, अतः अतः नियत भाड़ा हमारा क्या है, नियत भाड़ा हमारा कितना आया, नियत भाड़ा हमने क्या माना यक्स, तो यक्स का मान कितना आया 5 रुपए। अतिरिक्त भाड़ा कितना हमने माना था y, तो y का मान कितना आया, ये यक्स का मान है और ये होगा y का, तो y का मान कितना आया बताओ, y का मान आया 10 रुपए। अब कह रहा, अब पुनः प्रश्नानुसार फिर देखो क्या कह रहा, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। तो यक्स किलोमीटर तो वो हो गया, प्लस कितना गया 25 किलोमीटर और गया। अब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, सॉल्व कर लो। यक्स का मान कितना आया 5 प्लस 25 गुणे 10, तो सॉल्व करो इसको। तो 5 प्लस 25 धम्मा 250, यानी टोटल उसको कितना देना पड़ा 255 रुपए। और यही क्या है आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आते हैं कौन से, ये सवाल में, यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में, यहाँ हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न है तो उसमें अंश और हर दोनों होते हैं। तो माना क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया यक्स, और फिर उसके बाद भिन्न का हर हमने क्या मान लिया y। तो भिन्न क्या हो जाएगी,
भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अंश बटे हर होता तो ये अंश यक्स हो गया और हर क्या हो गया, वाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब चलो आगे चलते हैं सवाल में। आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी के भिन्न के अंश यानी उसके अंश में और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, दो, तो यक्स और वाई में हमने दो जोड़ दिया, और जैसे ही दो जोड़े तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा करा दो, तो 11 में यक्स का गुणा 11 यक्स और 11 दूनी 22 और 9 में वाई का गुणा 9 वाई और 9 दून 18। अब एक तरफ ले सबको चले आओ, तो 11 यक्स ये +9 वाई इधर आएगा -9 वाई और इधर है +18 और ये उधर जाएगा तो -22, तो हो गया 11 यक्स -9 वाई बराबर 18 में से 22 घटाओ -4, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार, चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब 3 जोड़ देते हैं। अब अंश और हर में क्या जोड़ दे रहे हैं, 3, यानी यक्स में भी 3 और वाई में भी 3, दोनों में जोड़ दिए तो भिन्न कितनी हो गई, 5/6। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसका इधर इसका उधर, तो 6 यक्स हो गया प्लस 18 बराबर इसका हो गया 5 वाई प्लस 5 3 15। तो इधर लेके चले जाओ वाई वाले को, 6 यक्स -5 वाई इधर 15, ये उधर गया -18, तो आया 6 यक्स -5 वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब लिखो, अब क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, समीकरण 1 में लिखा है 11 यक्स -9 वाई बराबर -4, तो 11 यक्स बराबर -4 प्लस 9 वाई, तो यक्स बराबर हो गया -4 प्लस 9 वाई बटे 11। अब लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या लिखा है, 6 यक्स -5 वाई बराबर -3, तो 6 यक्स की जगह पर -4 प्लस 9 वाई बटे 11 और -5 वाई पहले से है -3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, 6 का अंदर गुणा करा दो, तो 6 चौको 24 और फिर अंदर गुणा करा दो प्लस 9 × 54 वाई बटे 11 -5 वाई बराबर -3। अब एलसीएम लेके इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लोगे तो इसका ही इसमें गुणा, तो -24 प्लस 54 वाई -11 पचे 55 वाई बटे 11 -24, 54 वाई और 55 वाई में एक प्लस है एक माइनस है, तो घट जाएगा। जब घटेगा तो माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह बढ़ा तो -वाई और बराबर 11 क्या हो जाएगा, -33। तो -वाई बराबर आया -33, ये -24 उधर गया +24, तो -वाई बराबर आया
-9 और y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया 9। अब लिखेंगे y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक क्या है हमारा? समीकरण एक क्या है, लिख लो। क्या लिखा है? 11x माइनस 9y बराबर -4, तो रख दो। 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर -4, तो 11x माइनस 81 बराबर -4, तो 11x बराबर -4 प्लस 81, तो 11x बराबर आया 77, तो x बराबर आया 77/11, और इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ गया? 7। अतः अंश को क्या माने? यक्स, तो यक्स आया 7, और हर को क्या माने? y, और y आया 9, और यही दोनों प्यारे आंसर है। लिख लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो, जल्दी से करो स्क्रीनशॉट। लास्ट सवाल और बचा, उस सवाल को भी खत्म करते हैं और आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके नेक्स्ट आगे में हम मिलेंगे, हम बताएंगे इसके आगे। चलो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। कैसे मानेंगे? माना माना क्या मानना है? जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, और फिर उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष। ठीक। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे हमसे कहा जाए अगर आज हम 14 साल के हैं, आज हम, या आज आप 14 साल को, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 9 साल। 9 कहाँ से आया? 14 में से 5 घटाओ तभी तो 9 आया ना। तो अगर आज जैकब यक्स है, अगर आज यक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की रहा होगा जैकब? 5 वर्ष पूर्व बताओ जल्दी से कमेंट में। 5 वर्ष पूर्व जैकब कितना रहा होगा बताओ? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। गुड, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, वही जो आ रहा है ना, यानी यक्स माइनस 5 वर्ष। यक्स माइनस कितना? 5 वर्ष। नहीं दिख रहा 5? ये लो, यक्स माइनस 5 वर्ष। अगर ये जैकब की आयु है, तो पुत्र की आयु क्या रही होगी? पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व की ही बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी? तो अगर उसका आज y है, तो 5 वर्ष पूर्व 5 कम रहा होगा, यानी 5 माइनस x, वो y माइनस 5 वर्ष। अब कह रहा, अब दोनों को बराबर पहले लिख लो, x माइनस 5 इधर और y माइनस 5 इधर। अब दोनों में क्या कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की 7 गुनी थी, यानी 7 गुना ये ज्यादा था, 7 गुना ये कम था, तो 7 का इसमें गुणा करा दिए। तो यक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, वाई वाला इधर लेके चले जाओ, यक्स माइनस 7y बिना चर वाला उधर लेके जाओ, 35 प्लस 5, तो यक्स माइनस 7y बराबर 35 से 5 घटा दो 30, समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे, अब चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पुनः प्रश्नानुसार कितने वर्ष पूर्व क्या कह रहा है?
अच्छा, हमने पहला इसको निकाल लिया, पहले इसको निकाल लिया, कोई बात नहीं, हमने पहले इसको निकाल लिया। अब दोबारा इसको निकालते हैं। दोबारा अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। चलो अब निकालते हैं 5 वर्ष बाद। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, चाहे या इधर से निकालो चाहे उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष बाद क्या कह रहा, जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष बाद अगर हम कहें, बाद का मतलब क्या है, अगर आज हम 9 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 9 5 14, तो जोड़ता है। यानी यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x+5, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y+5। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। चलो सॉल्व करते हैं। तो x+5 इधर कर लो और y+5 इधर कर लो, बीच में लगा दो बराबर। अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी ये वाली जो आयु है, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो ये पहले से 3 गुना हो जाएगा, तो 3 ये काम है, 3 का इसमें गुणा करा दिए। अब सॉल्व कर लो। x+5 बराबर 3y+3 = 15। एक्स वाई वाला एक तरफ और बिना एक्स वाई वाला एक तरफ। 15 में से 5 गया 10। समीकरण नंबर 2 हल कर लो। चलो हल करते हैं। समीकरण एक क्या है हमारा, x-7y बराबर -3। दूसरा इसमें से निकाल लो, तो x बराबर -3 + 7y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 लिख दो। x-3y बराबर 10, तो -30 + 7y -3y बराबर 10। तो -30, 7y में से 3 घट जाएगा, आएगा +4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 + 30, तो y बराबर 40/4। काट दो तो y भाग दिए, 4 दहम 40, यानी y का मान कितना आया, 10 वर्ष। अब लिख लो आगे, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लो। एक क्या है, x-7y बराबर -30, यही है क्या, x-7y बराबर -3। तो x-7 गुणे y का मान 10 -30, तो x -7 -70 तो x बराबर -30 + 70, माइनस उधर गया, x बराबर आ गया 40 वर्ष। अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु हमने माना था x, तो x का मान कितना आया, 40। x का मान कितना आया, 40 वर्ष, यानी पहला आंसर। फिर उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यानी y का मान कितना आया, 10 वर्ष, यानी ये दूसरा आंसर, ये हमारे क्या आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज से हमारा ये चैप्टर खत्म है। अब हम चलेंगे कल की क्लास में विलोपन विधि। कल की क्लास में विलोपन विधि, और ये जो विलोपन विधि है ना, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जैसे हमने प्रतिस्थापन को समझा अच्छे से, उससे भी आसान तरीके से हम समझेंगे विलोपन को, क्योंकि ये विधि और आसान है और इसको हम और शॉर्ट करके इसको समझाएंगे। चलो आज की क्लास में अगर मजा आया तो कमेंट कर दो, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।